होता है अधिकारिता सिद्धांत को। सामाजिक न्याय सिद्धांत में जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का नंबर 1 पर आता है। 1971 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। यह पुस्तक अमेरिका से पब्लिश होती है और जब इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में रंग भेद का जबरदस्त प्रतिरोध चल रहा था, बोलबाला था और डिस्कशन का मुख्य विषय बना हुआ था। यह अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, उस अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में जो वंचित वर्ग है, जो दूसरी प्रजाति का वर्ग है, जो निम्न रेस का जो क्लास है या जो गरीब लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जातियाँ नहीं वहाँ पर, उन लोगों के अधिकारों की बात की जा रही थी, महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही थी, जो आदिवासी उनके अधिकारों की बात की जा रही थी। तो इस ऐसी स्थिति में जब एक हम कह सकते हैं राजनीतिक परिचर्चा का विषय बना हुआ था, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज चल रहा था, उस दौरान जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन जो था वास्तव में बड़ा ही एक परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। इस पुस्तक ने अमेरिका की राजनीतिक जो लहर थी या परिवर्तन था उसमें एक नई बहस को जन्म दिया कि क्या राज्य जो लोगों को न्याय दे रहा है या न्याय का जो स्वरूप सामाजिक और कानूनी स्वरूप है वह सही है, या राज्य जो है वह न्याय प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि 1943 में वेलफेयर स्टेट की बात चली कि जो टी.एच. ग्रीन था वहाँ से शुरू होकर लॉर्ड विलियम बेवरेज रिपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो ब्रिटेन को वेलफेयर स्टेट की होमलैंड कहा जाता है, जन्मस्थली कहा जाता है कि राज्य लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, लेकिन यहाँ जो कार्य है वह जस्टिस का कार्य है। तो जॉन रॉल्स कह रहा है जस्टिस एज फेयरनेस, कि न्याय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, भेदभाव हो तो तार्किक हो, न्याय निष्पक्ष रूप से लोगों को मिले और न्याय सब लोगों को दिया जाए। इसलिए जॉन रॉल्स ने कहा कि जो न्याय दिया जाता है, तो न्याय देने की क्या है प्रक्रिया होती है। प्रोसीड्यूरल जस्टिस को कहा जाता है कि न्याय एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत लोगों को दिया जाता है। तो जिस प्रक्रिया से न्याय दिया जाता है, क्या उस प्रक्रिया को जैसी है वैसे ही बनाकर रखा जाए, या इस प्रक्रिया में राज्य क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका मतलब ये तो यहाँ है कि न्याय क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है। न्याय क्या है, एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत लोगों को न्याय दिया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया आगे चलकर ऐसी स्थिति का समर्थन कर रही है जिसमें केवल हम प्रोसेस का ध्यान रखेंगे। इस प्रक्रिया के बाद में जो वितरण है वह न्यायपूर्ण है या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रश्न क्या छूता है कि जो आपने बांटा, आपने मान लीजिए राशन सामग्री में राशन बांट दिया, बांटने की प्रक्रिया सही थी, इस प्रक्रिया न्यायपूर्ण थी या नहीं थी, ये प्रश्न है। जॉन रॉल्स का ये प्रश्न है कि प्रक्रिया ठीक है, आपकी सही है, प्रक्रिया सही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया थी वह जस्टिफिकेशन नहीं करती है, वह जस्टिफाई नहीं करती है। न्याय की प्रक्रिया जो थी वो भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्याय की जो प्रक्रिया सही नहीं होनी चाहिए कि प्रक्रिया ही सही हो तो न्याय हो जाएगा, वो प्रक्रिया भी न्यायपूर्ण होनी चाहिए। न्याय देने के लिए एक प्रक्रिया होती है, न्याय प्रक्रियात्मक होता है, इसलिए उस प्रक्रिया में रॉल्स क्या चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है। तो वो कह रहा है कि जो अब तक की न्याय प्रक्रिया है वह अशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है। वो कहना चाह रहा है कि इसमें शुद्धिकरण होना चाहिए, प्योरिफिकेशन होना चाहिए। और वो प्योरिफिकेशन किसके माध्यम से करना चाहता है, शुद्धिकरण, वह प्योरिफिकेशन जिस प्रक्रिया की इसको न्यायपूर्ण बनाकर करना चाहता है कि जो आप बांट रहे हो, जो वितरण कर रहा है अरिस्टोटल, तो अरस्तु जो वितरण कर रहा है उस वितरण को भी न्यायपूर्ण बनाना है, और उसको न्यायपूर्ण बनाने के लिए जो उसने थ्योरी दी है वही एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में डिफाइन की गई है। जब आप इस प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हो तो एक अशुद्ध, इसका मतलब प्रक्रिया, तो इससे पहले एक प्रक्रिया शुद्ध है, अब प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हो तो शुद्ध बनाने के लिए आपको वितरण को भी न्यायपूर्ण बनाना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाना चाहते हो, सही और न्यायपूर्ण में अलग अलग है, राइट और रॉन्ग है, और ये जस्टिस है या नहीं है इसकी बात का। जैसे ही आप प्रक्रिया को शुद्ध बनाने की कोशिश करते हो तो इसी को क्या कहा जाता है, तात्विक न्याय कहा जाता है। अब तात्विक न्याय क्या कहना चाह रहा है कि न्याय देने के लिए राज्य इस प्रक्रिया में क्या कर सकता है, राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है।
रॉबर्ट नॉजिक और अन्य जो स्पेंसर वगैरह है, मिल्टन फ्रीडमैन, ये कह रहे हैं कि आपको केवल बाजार बनाना है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। अब इस पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कौन सी फर्म नुकसान उठाती है, कौन सी फर्म कीमतों को चेंज करके बेचती है, कौन सी फर्म अपनी कीमतें कम कर देती है, बाजार में क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, तो प्रक्रिया का ध्यान रखोगे आप। क्या उन्होंने सही प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया या नहीं किया, किया है तो आपको इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु रोल्स कह रहा है आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए राज्य का जो वितरण है वह वितरण की प्रक्रिया ही नहीं, वितरण की प्रक्रिया सही नहीं हो, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, न्यायपूर्ण भी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने के लिए वह तात्विक न्याय का क्या लेता है, सहारा लेता है। तो जॉन रॉल्स प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से तात्विक न्याय को प्राप्त करना चाहता है। वह सामाजिक न्याय में राज्य का क्या चाहता है, हस्तक्षेप चाहता है। वह सामाजिक न्याय को कैसा न्याय बनाना चाहता है, तात्विक न्याय बनाना चाहता है। अगर न्याय वितरण की प्रक्रिया में कोई अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को क्या किया जा सकता है, शोधित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। इसलिए जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो प्रक्रिया का शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहलाता है। अब जॉन रॉल्स ये कह रहा है कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा करने के लिए जॉन रॉल्स कर रहा है कि हमें इस न्याय सिद्धांत को लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कल्पना की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ेगी। इमेजिनेशन कल्पना आपको करनी है। यह कल्पना ऐसी है जैसे कि समझौतावादी सिद्धांतकारों ने प्राकृतिक अवस्था की बात कही है, एक ऐसी काल्पनिक दशा। तो इसका मतलब प्राकृतिक अवस्था के बारे में कौन कह रहे हैं, समझौतावादी विचारक, हॉब्स लॉ रूसो। समझौतावादी विचारक कह रहे हैं प्राकृतिक अवस्था, राज्य से पहले की जो अवस्था थी वो नेचुरल अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स के अनुसार बुरी अवस्था थी, जॉन लॉक के अनुसार अच्छी अवस्था थी और रूसो के अनुसार बहुत अच्छी या उदात्त वंचर की अवस्था थी। इस उदात्त वंचर की अवस्था को हमें फिर से लागू करना पड़ेगा। कैसे कि हमें न्याय को लागू करने से पहले, हमें राज्य के पदों को बांटने से पहले, अरिस्टोटल बंटवारे की बात कर रहा है वितरण करने की, तो डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें एक ऐसी अवस्था की कल्पना करनी है जो प्राकृतिक अवस्था के क्या होती है, समानांतर होती है। ऐसी अवस्था को कल्पना की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको कल्पना की अवस्था उसने क्यों कहा है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, अज्ञान का आवरण होता है, पर्दा होता है। तो वेल्स ऑफ इग्नोरेंस उसको कहा गया है कि अज्ञान का आवरण या पर्दा होता है। अब पर्दा होने से अज्ञान क्या है, किस बात का अज्ञान, ज्ञानी तो होते हैं लेकिन कौन से मामले में ज्ञानी है, कौन से मामले में अज्ञानी है। तो इग्नोरेंस अज्ञान किस बात का, इस बात का अज्ञान कि रंग रूप के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव। इसका मतलब कि उसका रंग क्या है वो नहीं जानते, रूप क्या है नहीं जानते, जाति क्या है नहीं जानते हैं, और जाति क्या है और धर्म क्या है वो नहीं जानते हैं। तो एक दूसरे से वो भेदभाव करना ही नहीं जानते। इसका मतलब है समानता, वो जानते नहीं। इस बात से वो क्या रहते हैं, अनजान रहते हैं। उसको नहीं पता कि उनका शोषण कौन करता है, उनका शोषण कैसे हो रहा है, उनको नहीं पता स्वार्थ क्या होता है, और उनको नहीं पता कि ईर्ष्या क्या होती है। लेकिन उनके इस अज्ञान के आवरण में भी ज्ञान रहता है, किस बात का, ये तो अज्ञान हो गया। अब ज्ञान किस बात का उनके पास, ज्ञान है आर्थिक विवेकशीलता उनके पास है, तर्क बुद्धि उनके पास है, परंतु उनके पास अहम भावना नहीं है, घमंड की भावना नहीं है, उनके पास लालच नहीं है, उनके पास लोभ नहीं है। वो जानते तो हैं कि सही और गलत क्या है, फायदा कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, ये वो जानते हैं, परंतु इनके बारे में तो अज्ञानी है और इनके बारे में वो ज्ञान रखते हैं। तो ऐसी काल्पनिक अवस्था जो अज्ञान के पर्दे की अवस्था होती है। इसका मतलब है कि हमें न्याय लागू करने से पहले इनको लागू करना होगा। तो हमें सबको सोचना इमेजिनेशन में कि काल्पनिक अवस्था होती है जिसमें लोग अज्ञान के पर्दे के पीछे होते हैं।
उनको कुछ भी पता नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, न्याय सिद्धांत को लागू करना है। अब यहां पर जॉन रॉल्स कह रहा है कि ऐसी स्थिति का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो ह्यूमन डिग्निटी होती है, मानवीय गरिमा होती है। अब हमें इसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्याय के सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा इस स्थिति में। तो न्याय कब लागू होगा, जब सब लोग बराबर होंगे, जब एक काल्पनिक अवस्था होगी, जब अज्ञान का पर्दा होगा। ऐसी स्थिति में हमें वितरण करना है। अब वितरण किसका करना है, और वितरण का सिद्धांत है। अब वितरण एक तो नंबर एक तो ये हो गया काल्पनिक अवस्था प्राकृतिक अवस्था, नंबर दो पर हो गया अज्ञान का आवरण, और नंबर 3 पर है प्राथमिक वस्तुओं का वितरण। प्राथमिक वस्तुओं का अब करना है हमें वितरण, वस्तुओं का वितरण। तो तीसरे नंबर पर है अवस्था। आप वितरण का न्याय सिद्धांत है, वितरण कैसे करो, जो वितरण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया लागू करने से जो प्रक्रिया है शुद्ध है, इस प्रक्रिया को शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक काल्पनिक अवस्था जो काल्पनिक स्थिति है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ये काल्पनिक अवस्था क्या होती है, इसमें अज्ञान का आवरण या पर्दा होता है, वो उसकी अवस्था को स्वीकार कर रहा है, अज्ञान का पर्दा होता है। इसके बाद आप वस्तुओं का क्या करते हो, वितरण करते हो, जो भी बांटेगा राज्य। अब वस्तुओं का मतलब केवल वस्तुएं नहीं है कि चीनी चाय ऐसा ही नहीं है, गेहूं। वस्तु में प्राथमिक वस्तु प्राइमरी गुड्स वो कहता है, गुड्स में बहुत सी चीजें आती हैं। तो प्राथमिक वस्तुओं का वितरण, तो प्राथमिक वस्तुओं में जॉन रॉल्स ने कितनी वस्तुओं को शामिल किया है, 7 वस्तुओं को शामिल किया है कि क्या क्या बांटा जाना चाहिए। पहले नंबर पर जॉन रॉल्स कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या बांटना पड़ेगा, नंबर 1 पर लिबर्टी स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता अपने आप में क्या होता है, अधिकार। नंबर 2 पर आपको क्या वितरित करना पड़ेगा, अधिकार वितरित करना पड़ेगा। नंबर 3 पर अधिकार से लोगों को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है, पावर। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अवसर देना पड़ेगा। नंबर 5 पर क्या करना पड़ेगा, स्वतंत्रता है, अधिकार है, शक्ति है, अवसर है, इनकम आय। उसके बाद है नंबर 6 पर संपदा, जिसको संपत्ति कहते हैं, और नंबर 7 पर स्वतंत्रता नंबर 1, अधिकार नंबर 2, शक्ति नंबर 3, अवसर नंबर 4, आय नंबर 5, संपदा 6, और लास्ट में इन भौतिक वस्तुओं से अलग वस्तु है जिसको कहा जाएगा आत्म सम्मान। इन 7 वस्तुओं को रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुएं कहा है। वस्तु स्वतंत्रता वस्तु नहीं है, अधिकार वस्तु नहीं है, सुविधा है, शक्ति पावर में पैसा भी दिया जा सकता है, पद भी दिया जा सकता है। ऑफिसर बनाया गया तो शक्ति बांटी गई ना, कलेक्टर बनाया गया तो कलेक्टर पावर का सिंबल है, एसडीएम पावर का सिंबल है, प्रधानमंत्री शक्ति का प्रतीक है, राष्ट्रपति सब शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति क्या है, अदृश्य है, पुलिस में भर्ती करना शारीरिक बल है, अवसर सब लोगों को उसको अर्जित करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, आय ये क्या है, ये पैसा है, ये सीधा पैसा इनकम जिसको आप कहते हो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद आपको सैलरी मिलती है, और अगर सैलरी नहीं मिले तो लोग नौकरी नहीं करें। देश सेवा ही नौकरी का आधार नहीं है, क्योंकि देश सेवा के नाम पर बहुत कम लोग जाएंगे। फिर ऐसे बॉर्डर पर मरने के लिए कौन जाएगा, बिना पैसे। आप मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको नहीं पढ़ाता हूँ ना, नीचे पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ाता हूँ, तो पैसे लेता हूँ। अगर ये कह दें भाई कल से पैसे नहीं मिलेंगे तो आना ही बंद कर दूंगा, भाई मुझे नहीं पढ़ाना यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही आत्मसम्मान, लास्ट में संपत्ति, इस आय का संग्रहणी क्या होता है, संपदा होती है, जो पिता से मिलती है, दादा से मिलती है, वो भी संपदा है। और आत्मसम्मान, इन सब के बावजूद क्या है, अंतिम जो प्राथमिक वस्तु है सेल्फ रेस्पेक्ट है, उसका आत्मसम्मान होना चाहिए, उसका ऑनर होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। अरिस्टोटल भी क्या कह रहे हैं, पदों को बांटा जाए, सम्मान को बांटा जाए, स्थितियों को वितरित किया जाए। तो प्राथमिक वस्तु तीसरे नंबर पर आता है, प्राथमिक वस्तुओं का वितरण। तो प्राथमिक वस्तुएं क्या है, ये 7 वस्तुएं। अब इनका वितरण कैसे किया जाएगा, इसको आगे चलकर कह रहा है कि इस न्याय सिद्धांत को लागू किया जाएगा। तो वितरण कैसे किया जाएगा, इतना लिख लो आप, उसके बाद वितरण बताता हूं आपको। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
1971 जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 के अंतर्गत समकालीन न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। समकालीन न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस समय अमेरिका में वंचित समूह के लिए राजनीतिक परिचर्चा या बहस का वातावरण बना हुआ था। राजनीतिक परिचर्चा या बहस का वातावरण बना हुआ था। नेक्स्ट लाइन, रॉल्स ने व्यक्तिवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य, यानी सभी प्रकार का है जॉन रॉल्स का थ्योरी, व्यक्तिवादी, उदारवादी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्वीकार करते हुए वितरण की प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। वितरण की प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट लाइन, रॉल्स के अनुसार वितरण की प्रक्रिया न केवल सही होनी चाहिए अपितु वितरण की प्रक्रिया न केवल सही होनी चाहिए, इसका मना नहीं कर रहा है, होनी चाहिए तो कह रहा है न केवल सही होनी चाहिए अपितु प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अपितु प्रक्रिया न्यायपूर्ण होनी चाहिए। जिसे रॉल्स ने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा है। नेक्स्ट लाइन, रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए, सामाजिक न्याय को ऐसे लिखो, रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय को तात्विक न्याय के स्वरूप में लागू करने के लिए, रॉल्स के अनुसार सामाजिक न्याय को तात्विक न्याय के स्वरूप में लागू करने के लिए इससे पूर्व 3 स्थितियों को देखना होगा, 3 स्थितियों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, काल्पनिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था। काल्पनिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था। इसमें लिखो, इस अवस्था में
लोग एक दूसरे के बराबर होते हैं, उन लोगों में स्वार्थ, ईर्ष्या, या संपत्ति संग्रहण की भावना नहीं होती है, या संपत्ति संग्रहण की भावना नहीं होती है। यह अवस्था सामाजिक समझौते की पूर्व की अवस्था होती है। यह अवस्था सामाजिक समझौते के पूर्व की अवस्था होती है। नेक्स्ट नंबर 2, अज्ञान का आवरण या पर्दा। अज्ञान का आवरण या पर्दा इसमें लिखो, इस स्थिति में लोग धर्म, रंग रूप, प्रजाति, इस स्थिति में लोग धर्म, रंग रूप, प्रजाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना नहीं जानते हैं। एक दूसरे से भेदभाव करना नहीं जानते हैं। अथवा वे इस संबंध में अज्ञानी होते हैं। अथवा वे इस संबंध में अज्ञानी होते हैं। कंटिन्यू। इस स्थिति में लोगों के पास या लोगों में, इस स्थिति में लोगों में आर्थिक विवेकशीलता और तर्क बुद्धि होती है, परंतु आर्थिक विवेकशीलता और तर्क बुद्धि होती है, परंतु अहम की भावना नहीं होती है। परंतु अहम की भावना नहीं होती है। इसलिए लोग उस स्थिति में जाना चाहते हैं। अतः लोग उस स्थिति में जाना चाहते हैं जो उनके लिए सबसे कम नुकसानदायक हो। अतः लोग उस स्थिति में जाना चाहते हैं जो उनके लिए सबसे कम नुकसानदेह हो या हानिकारक हो। हाँ, सबसे कम नुकसानदेह हो या सबसे कम हानिकारक हो। नंबर 3, प्राथमिक वस्तुओं का वितरण। प्राथमिक वस्तुओं का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी गुड्स। प्राथमिक वस्तुओं का वितरण रोल्स के अनुसार सात प्राथमिक वस्तुओं का राज्य न्यायपूर्ण वितरण करता है। रोल्स के अनुसार 7 प्राथमिक वस्तुओं का राज्य न्यायपूर्ण वितरण करता है। प्राथमिक वस्तुओं में स्वतंत्रता और अधिकार,
शक्ति और अवसर, शक्ति और अवसर, कोमा आय और संपदा या संपत्ति, आय और संपदा तथा आत्मसम्मान शामिल हैं। आत्मसम्मान इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट लाइन, प्राथमिक वस्तुएं मानव की बुनियादी आवश्यकताओं को, प्राथमिक वस्तुएं मानव की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्राथमिक वस्तुएं मानव की बुनियादी या आधारभूत आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेक्स्ट नंबर 4, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के सिद्धांत, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के सिद्धांत। अब रोल्स ये कह रहा है कि पहली अवस्था ऐसी अवस्था है जिसको क्या कहा जाएगा, प्राकृतिक अवस्था कहा जाएगा। नंबर 2 पर कह रहा है प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक अवस्था होती है और ऐसी अवस्था में जो लोग होते हैं वो अज्ञान के पर्दे के पीछे होते हैं, अज्ञान के आवरण के पीछे होते हैं। तीसरा आधार, ऐसी अवस्था में किनका वितरण किया जाएगा, प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। जो प्राथमिक वस्तुएं होती हैं वो आदमी की, व्यक्ति की बुनियादी वस्तुएं होती हैं। जो आधार है ना कि व्यक्ति की आधारभूत या न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना राज्य का क्या है, लक्ष्य है। तो ऐसी विशिष्ट वस्तुएं नहीं है, केवल प्राथमिक और आधारभूत वस्तुएं हैं, बहुत कम, जो व्यक्ति की मिनिमम नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, उनकी बात कह रहा है। अब कह रहे हैं कि इन तीनों स्थितियों के बाद हमें इसका क्या करना है, बंटवारा करना। अब तक तो ये था कि ऐसी स्थिति हो, अज्ञानी हो और प्राथमिक वस्तुएं। अब इन सातों चीजों का हमें क्या करना, बंटवारा करना है। बंटवारा कौन करेगा, राज्य करेगा। अब राज्य इस वितरण से पहले क्या रखेगा, वितरण के नियमों का पालन करेगा, वितरण के नियमों का या वितरण के सिद्धांतों का पालन करेगा। वितरण के सिद्धांत, 2 मुख्य सिद्धांत होते हैं अथवा उसके 3 उप मुख्य सिद्धांत। तो वितरण के 2 सिद्धांत होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहला जो सिद्धांत होता है वह समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं समान, सब लोगों को क्या मिलेगी, स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत इक्वल लिबर्टी का सिद्धांत है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। सबको इक्वल लिबर्टी कैसे दी जाए, जॉन रॉल्स कह रहा है कि इक्वल लिबर्टी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी जितनी स्वतंत्रता दूसरे को देने पर वह अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसका मतलब हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता, कितनी, उतनी स्वतंत्रता जितनी स्वतंत्रता दूसरे को, प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता जितनी स्वतंत्रता दूसरों को देने पर उपभोग्य हो, यानी कि उसका उपभोग किया जा सके। तो इतनी लिबर्टी, तो लिबर्टी प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। इसलिए पहला सिद्धांत क्या है, इक्वल लिबर्टी, थ्योरी ऑफ इक्वल लिबर्टी। सबको स्वतंत्रता मिलेगी, ए को भी उतनी स्वतंत्रता मिलेगी जितनी बी को मिलेगी। अब ए को उतनी स्वतंत्रता दी जाए, ए को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन ए को उतनी स्वतंत्रता दी जाए जितनी स्वतंत्रता बी को भी दी जाए, दोनों को बराबर दे दी गई। तो उसको देने के बाद ए अपनी स्वतंत्रता का क्या कर सके, उपभोग कर सके। ऐसी स्वतंत्रता आपको देनी है। तो पहली थ्योरी है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि आप उसको इक्वल लिबर्टी दोगे तभी सबके लिए। तो जस्टिस एंड फेयरनेस जो कह रहा है कि निष्पक्षता है, उसमें न्याय निरूपण, कोई भी भेदभाव नहीं। निष्पक्षता क्या है, हम सबको ही स्वतंत्रता दे रहे हैं। नंबर 1 पर यह है कि स्वतंत्रता सबके लिए है।
और सबको उतनी स्वतंत्रता है जितनी अन्य को है, उतनी एक को है, जितनी एक को है उतनी स्वतंत्रता सबको है। इसलिए हम ए और बी में दो ही व्यक्ति हों, ए को उतनी स्वतंत्रता देंगे जो बी को उतनी ही देने के बाद भी ए स्वतंत्रता का उपयोग कर सके और बी भी स्वतंत्रता का क्या कर सके, उपयोग कर सके। ऐसी स्थिति नंबर 2 पर दूसरा सिद्धांत है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को, सामाजिक व, इसका मतलब सामाजिक न्याय तो कहता ही है, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस तरह से व्यवस्थित करें, इस तरह से व्यवस्थित करें कि, अब दूसरा सिद्धांत है कि इसको क्या करना आपको, जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, असमानता, मैंने कहा न्याय तब आएगा जब अन्याय होगा। अब ये कह रहा है कि अन्याय है, पहले तो सबको समान स्वतंत्रता दे दी आपने, अब ये कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं बनी हुई समाज में, सबको आपने स्वतंत्रता दे दी, लेकिन सबको स्वतंत्रता देने के बाद भी कुछ लोग स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाए। अब जो लोग स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाए उन लोगों के साथ क्या हो गया, कुछ को स्वतंत्रता कम मिली, कुछ को ज्यादा मिल गई। तो कुछ ने स्वतंत्रता का उपयोग किया इसलिए वो अमीर हो गए, कुछ ने स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाए या कम किया इसलिए वो गरीब रह गए और उससे गरीब रह गए। ऐसा करने से सामाजिक रूप से कुछ पिछड़ गए, कुछ आगे बढ़ गए। मान लीजिए सामाजिक रूप से ऐसी जनजातियां ट्राइब्स हिंदुस्तान में जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेके जो आगे बढ़ गई वो तो पैसे वाले हो गए, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा के मीणा है वो गरीब रह गए, सवाई माधोपुर के मीणा अमीर हो गए। ऐसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के जो ट्राइबल हैं वो गरीब रह गए, दूसरे हैं अमीर हो गए। सभी जगह, सभी जातियों में, सभी धर्मों में ऐसा कि कुछ लोग, कुछ मुसलमान जो थे इस्लाम धर्म के लोग बहुत पैसे वाले हैं, बाकी गरीब रह गए। कुछ जैनी बहुत पैसे वाले हैं, बाकी गरीब रह गए। कुछ लोग सामाजिक रूप से बहुत ऊपर चले गए, कुछ जातियां ऐसी जो राजनीति का निर्धारण करने लग गई और इम्पोर्टेड कास्ट समझ मानी जाने लगी या उन कास्ट के मंत्री बनाए जाने लगे, तो वो जातियां महत्वपूर्ण हो गई सामाजिक रूप से। तो कुछ को अछूत समझा जाता है अभी भी, कुछ को नहीं समझा जाता है। तो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हो गई। इन आर्थिक सामाजिक विषमताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि क्या होगा, तब वो कह रहा है इस दूसरे सिद्धांत का 2A है। अब कह रहा है इसको हमें देखना है, क्या देखना है, ऐसे व्यवस्थित करेंगे जिसके कारण क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो सबसे पीछे रह गए, हीनतम स्थिति वालों को, ऐसा करने से क्या होना चाहिए, व्यवस्थित तभी करोगे जब ऐसा हो, हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ मिले, अधिकतम लाभ मिले। अगर ऐसा होगा कि न्यूनतम जो सबसे पीछे रह गए उनको अधिकतम लाभ मिलेगा, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा, भेद मूलक सिद्धांत कहा जाएगा, भेद मूलक न्याय सिद्धांत। भेदभाव किया गया कैसे, कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गए उनको सबसे ज्यादा लाभ दिया गया। मान लीजिए दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ा या दौड़ लगवाई, कोई व्यक्ति बहुत पीछे रह गया, अब उस व्यक्ति को पीछे से ले जाकर सबसे आगे आप कर दो कि आदमी के मान लीजिए 4 राउंड हैं और 3 राउंड में पीछे रह गया, तो जो पीछे रह गया उसको सबसे आगे कर दो। आप कहोगे तो गलत है, पर ये गलत कब करोगे, आप तभी करोगे जब ऐसा करने से उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जो सबसे पीछे रह गया है। उसको लाभ देने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये करने से पहले भी दूसरी कंडीशन है 2B, दूसरी जो थ्योरी इसका उपसिद्धांत है, उसका मतलब है अवसर की समानता, अवसर की समानता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसका मतलब यहां कह रहा है कि सब लोगों को अवसर किसको मिलेंगे, अवसर सब लोगों को, सबको समान रूप से उपलब्ध हो या सबको मिले। अब ये देखना है कि अवसर की समानता होगी। तीसरा जो सिद्धांत कहते हैं अवसर की समानता का सिद्धांत है, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, अवसर की समानता का सिद्धांत। इस आधार पर यह भी कह सकते हैं कि निष्पक्षता है, सबको हमने क्या दिया है, जस्टिस एंड फेयरनेस। तो 3 थ्योरी है। नंबर 1 पर तो यह है समाज स्वतंत्रता का सिद्धांत, नंबर 2 पर है भेद मूलक न्याय सिद्धांत और नंबर 3 पर अवसर की समानता का सिद्धांत। इसे हकदारी का सिद्धांत या अधिकारिता का सिद्धांत भी कहते हैं। रॉल्स के इस सिद्धांत को रॉबर्ट नोजिक ने अपना क्या बनाया है,
न्याय सिद्धांत का आधार बनाया है। अब इसके बाद रोल्स ये कह रहा है कि ये तो नियम हो गए, प्राथमिक वस्तुओं को वितरण के ये 2 नियम है या 3 इनके साथ उपनियम मानो, 2 नियम मुख्य मान रहा है। अब आपको क्या करना है, जब इसको लागू करो या वस्तुओं को बांटने लगो तो वितरित करते समय आप क्या देखोगे कि 2 नंबर पर 1 नंबर को क्या मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। इसका मतलब नंबर 1 पर किसको रखोगे, इसी को रखोगे नंबर 1 पर। ऐसे देखो नंबर 1 पर यही सिद्धांत क्या रहेगा, लागू रहेगा। तीनों में से सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत कौन है, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको उन प्राथमिक वस्तुओं के लिए सबको क्या देनी होगी, स्वतंत्रता देनी। अब किसी ने अधिकार ज्यादा ले लिए, किसी के अधिकार कम मिले, किसी ने प्रॉपर्टी ज्यादा कर ली, किसी को प्रॉपर्टी कम मिली, किसी को इज्जत ज्यादा मिली, इज्जत ज्यादा कमाई, आत्मसम्मान किसी ने ज्यादा कमाया, किसी की बेइज्जती ज्यादा हुई, किसी की संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई, किसी की संपत्ति कम रह गई, किसी के पास जो आय है बहुत कम है, किसी के पास बहुत ज्यादा हो गई, किसी ने संपत्ति को ज्यादा जोड़ लिया, किसी के पास संपत्ति कम रह गई, कोई अधिकारों का मसीहा बन गया, किसी को अधिकारों के बारे में पता नहीं है। तो ऐसे करके अलग अलग क्या हो गया, अंतर हो गया, सब में अंतराल हो गया। अब अंतराल को दूर करने के लिए पहले नंबर पर फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि जो नंबर 2 सिद्धांत है उसको 1 नंबर के ऊपर प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस बार क्या होगा, 2B प्रमुख होगा। इसका मतलब 2 नंबर पर क्या है, ये। तो पहले नंबर पर तो ये लागू करोगे, फिर दूसरे नंबर पर ये लागू करोगे कि सबको समान अवसर दोगे। पहले तो सबको समान स्वतंत्रता दे दी आपने, फिर सबको समान अवसर भी दोगे कि अब आप चाहो तो अधिकार ले लो, स्वतंत्रता ले लो, शक्तियां ले लो, आप है ना आत्मसम्मान ले लो, आय ले लो, संपदा ले लो, कमाओ। आपको फिर से क्या दिया गया है, फिर से अवसर दिया है। अब इसके बाद देखेंगे नंबर 3 पर कि अब पीछे कौन रह गया। इसके बाद भी सबको समान स्वतंत्रता दी गई, सबको समान अवसर दिए गए, निष्पक्ष रूप से कोई बेईमानी नहीं की कि गरीब था, अमीर था, पीछे रह गया, वंचित था, पैसे वाला था, किसी को कुछ नहीं कहा हमने। इसके बाद हमने देखा कि सबसे पीछे कौन रह गया। दोनों को लागू करने के बाद अब जो सबसे पीछे है तो हम सामाजिक और आर्थिक विषमता को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि किसी को हम ज्यादा दें, किसी को कम दें। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा तब करेंगे जब न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होगा। तो तीसरे नंबर पर जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका वितरण इस तरीके से करेंगे। तो प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की समस्या कैसे करोगे, समान रूप से स्वतंत्रता के माध्यम से बांटोगे, नंबर 2 पर अवसर की समानता देकर बांटोगे, और नंबर 3 पर न्यूनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ मिले, ऐसे तरीके से आप वस्तुओं का क्या करोगे, वितरण करोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो ये राज्य का इंटरफेयर माना जाएगा, और यही राज्य के हस्तक्षेप से क्या है, वितरण करने की एक न्यायपूर्ण प्रणाली कि राज्य प्रक्रिया को क्या बना रहा है, न्यायपूर्ण बना रहा है। समान रूप से स्वतंत्र दोगे, समान रूप से अवसर भी दोगे। इसके बाद 7 वस्तुओं का बंटवारा इस तरह से करोगे कि वो 7 वस्तुएं उन लोगों को सबसे ज्यादा मिले जो सबसे पीछे रहे, या जिनको सबसे कम वस्तुएं मिली हैं उनको सबसे ज्यादा वस्तुएं मिलनी चाहिए, ऐसे वितरण करोगे। तो यहाँ राज्य क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। यहाँ दोनों जगह सिर्फ प्रक्रिया की बात इंटरफेयर नहीं करेगा, यहाँ राज्य हस्तक्षेप करेगा। ये अशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है, ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत है। रोल्स का सबसे ज्यादा बल इस स्थिति में है कि जो सबसे नीचे रह गए, सबसे वंचित रह गए, सबसे बैकवर्ड रह गए, किनारे पर रह गए, उन लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बाद भी है, वरीयता इसको मिलेगी और वरीयता इसको मिलेगी। तीसरे नंबर पर इसको लागू किया जाएगा। हाँ, तब दिया जाएगा। ये इसका समर्थन वो कर रहा है, इससे इसको लागू करनी, ये दो तो है ही हैं, तब तो वो केवल न्याय प्रक्रिया न्यायपूर्ण नहीं है, न्याय प्रक्रिया उचित है। परंतु इसको जैसे लागू कर दोगे 2A को, ये उसका केंद्र बिंदु है कि उन लोगों को भी मिले जो बहुत पीछे रह गए, उनको मिले नहीं, उनको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। ऐसी तब आप भेदभाव कब करोगे, आप भेदभाव कर सकते हो, लेकिन भेदभाव तभी करोगे जब आपके भेदभाव करने से, हस्तक्षेप करने से, अंतर करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से राज्य के द्वारा न्यूनतम स्थिति वालों को क्या मिल रहा हो, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा हो, तब आप उसको ऐसा अवसर दे सकते हो या परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। लिखो इसमें नंबर 1, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें लिखो
प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता मिलेगी, प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता मिलेगी जितनी स्वतंत्रता का उपयोग वह, जितनी स्वतंत्रता का उपयोग वह अपने जैसी अन्य की स्वतंत्रता के साथ कर सके, अपने जैसी अन्य की स्वतंत्रता के साथ कर सके। नंबर दो लगा कर देखो, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि से व्यवस्थित, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित किया जाएगा कि, तो लाइन छोड़ दो, फिर नंबर 2 ए लगा कर लिखो, 2A, हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ मिले, एटलीस्ट जो पोजीशन पर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करें, हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ मिले। इसी के नीचे, इस सिद्धांत को भेदभावपूर्ण या पक्षपात का न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को, दूसरे नंबर 2A को भेदभावपूर्ण या भेदमूलक या पक्षपातपूर्ण न्याय सिद्धांत कहा जाता है। कंटिन्यू, यही सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, यही सिद्धांत रॉल्स के न्याय सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। अर्थात जहां पर राज्य प्रक्रिया में, जहां पर राज्य प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने के लिए, अर्थात जहां पर राज्य प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाने के लिए हस्तक्षेप करता है, हस्तक्षेप करता है। फिर नेक्स्ट लिखो 2B, उसमें लिखो प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की उचित समानता, अवसरों की समानता उपलब्ध होगी, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता उपलब्ध होगी। ऐसी स्थिति को निर्मित किया जाएगा, ऐसी स्थिति को निर्मित किया जाएगा। इसे अवसरों की समानता का सिद्धांत कहा जाता है, इसे अवसरों की समानता का सिद्धांत कहा जाता है। कंटिन्यू, अवसर की सबके लिए सुलभता होने के कारण, अवसर की सबके लिए उचित उपलब्धता, ये लिख दो, अवसर की सबके लिए उचित उपलब्धता होने के कारण
इसे निष्पक्षता का सिद्धांत या अधिकारिता का न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। निष्पक्षता का सिद्धांत या अधिकारिता का न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिकारिता का न्याय सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन, वितरण के दोनों सिद्धांतों को लागू करते समय, वितरण के दोनों सिद्धांतों को लागू करते समय सिद्धांतों की प्राथमिकता का क्रम, लागू करते समय सिद्धांतों की प्राथमिकता का क्रम इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। नंबर 1, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। नंबर 2, अवसरों की उचित समानता का सिद्धांत। अवसरों की उचित समानता या निष्पक्षता, दोनों लिख दो। अवसरों की उचित समानता या निष्पक्षता का सिद्धांत। और नंबर 3, भेदमूलक न्याय सिद्धांत। नंबर 3, भेदमूलक न्याय सिद्धांत। हाँ, नेक्स्ट लाइन, सीबी मैकफरसन कहते हैं कि, हाँ, सीबी मैकफरसन कहते हैं कि रोल्स का न्याय सिद्धांत सभी स्थितियों में लागू नहीं हो सकता है। रोल्स का न्याय सिद्धांत सभी स्थितियों में लागू नहीं हो सकता है, अर्थात सार्वभौमिक नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट लाइन, वॉल्जर कहते हैं कि, समुदायवादी चिंतक वॉल्जर कहते हैं कि, समुदायवादी चिंतक वॉल्जर कहते हैं कि रॉल्स ने समुदाय की अपेक्षा, समुदायवादी विचारक वॉल्जर कहते हैं कि रॉल्स ने समुदाय की अपेक्षा व्यक्ति पर अधिक बल दिया है। नारीवादी चिंतक ओकुन कहती है कि, नारीवादी चिंतक ओकुन कहती है कि न्याय का वह हर एक सिद्धांत अधूरा है। न्याय का वह हर एक या प्रत्येक हर एक सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानता पर चुप है, जो परिवार में असमानता पर चुप है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं कि
रॉबर्ट नोचिक कहते हैं कि रॉल्स ने न्याय की प्रक्रिया को मूल दिशा से विचलित कर दिया है। न्याय की प्रक्रिया को मूल दिशा से विचलित कर दिया है। तो देखिए, इसका मतलब है कि अलग अलग चिंतकों ने बेसिक चीज़ों पर प्रहार किया, इसके अलावा और भी क्रिटिसिज्म है। यहाँ पर सबसे पहले जो न्याय सिद्धांत C.B. मैकफरसन कह रहे हैं कि रॉल्स ने कहा कि ऐसे राज्य हस्तक्षेप करके न्याय प्रक्रिया को न्यायपूर्ण बनाएगा, परंतु यह यूनिवर्सल नहीं है, सभी राज्यों में लागू हो, सभी जगह लागू हो, ऐसा सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है जिसको लागू किया जाए। उसका मानना है कि राज्य का हस्तक्षेप उचित भी हो सकता है और अनुचित भी हो सकता है। वोल्जर ये कह रहे हैं कि रॉल्स ने जो न्याय सिद्धांत दिया है वो समुदाय पर कम बल देता है और लोगों पर क्या करता है, अधिक बल देता है। व्यक्तिवादी सिद्धांत है नंबर 1 को, और नंबर इसको वो ज्यादा महत्व दे रहा है। तो इसका मतलब समुदाय बाद में आता है, व्यक्ति पहले आ रहे हैं। मैकफरसन भी इसका कह रहा है कि उसने केवल स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे जो उदारवादी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर ज्यादा बल दिया है, इसलिए वो केवल सिद्धांतों की बात कह रहा है। जो ओकुन महिलावादी चिंतक है उसका ये कहना है कि रोल्स जिस अज्ञान के आवरण या प्राकृतिक अवस्था की बात कह रहा है वहां पर तो पुरुष ही रहते हैं, पुरुष समाज है, वो बाहुबल्य है, क्योंकि वो तय करेंगे तो वो कौन है, वो महिला नहीं हो सकती, वो पुरुष होते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि न्याय, रोल्स का न्याय का सिद्धांत आधा है। आधा क्यों है? क्योंकि वह पुरुषों की बात तो करता है, महिलाओं की बात ही नहीं करता, महिला का नाम तो उसने लिया ही नहीं कहीं। हालांकि रोल्स ये सब इसमें शामिल हैं, परंतु ओकुन का ये कहना है कि इसमें महिलाओं की बात नहीं की कि पुरुष ज्यादा प्रभावी हैं, इसलिए न्याय का वह हर सिद्धांत अधूरा है जो असमानता के दूर की तो बात करता है, परंतु परिवार में जो असमानता है उसको दूर करने की बात नहीं करता, उसके बारे में वो चुप है। इसलिए रोल का ये सिद्धांत अधूरा है, पूरा नहीं है। और रॉबर्ट नोजिक कहते हैं ये जो नंबर है ये सही कह रहा है रोल्स के इस सिद्धांत को रॉबर्ट नोजिक ने आगे बढ़ाया, इनको नहीं माना उसने। ये जो कह रहा है परिवर्तन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, हमें प्रक्रिया न्यायपूर्ण है या नहीं इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रक्रिया उचित है या अनुचित है, सही होनी चाहिए। तो दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ के नियमों को फॉलो किया जाए ये देखना राज्य का काम है, कोई दूसरे व्यक्ति को गिरा नहीं दे ये देखना राज्य का काम है, कोई व्यक्ति ड्रग्स नहीं ले ये देखना राज्य का काम है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना राज्य का काम है, पुलिस राज्य की तरह काम करना भी राज्य का काम है, परंतु राज्य न्याय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप कर सकता है कभी किस स्थिति में, जब मैंने 3 सिद्धांत बताए कि संपत्ति उसको अन्यायपूर्ण तरीके से उसने ली है, संपत्ति दूसरे से छीन कर ली है और वह देना नहीं चाहता है, तो आप संशोधन कर सकते हो। इसलिए रॉबर्ट नोजिक ने हिस्टोरिकल और एंड थ्योरी को डिजाइन किया कि हिस्ट्री में गलत हुआ है तो उसको आप संशोधित कर सकते उस मात्रा तक जितनी मात्रा तक उसने गलत किया है, परंतु साध्यमूलक सिद्धांत में आप संशोधन नहीं कर सकते। मैं जितना पैसा राज्य को देना चाहता हूं टैक्स के रूप में, राज्य उतना ही ले, उस व्यक्ति को उतना ही मिले जितना मैं देना चाहता हूं, और उस व्यक्ति को जो दूसरा कोई अन्य देना चाहता है उससे ज्यादा आप नहीं लो, क्योंकि मैंने जो कमाया उस पर मेरा हक है। रॉबर्ट नोजिक यहां तक भी आगे कहता है कि यह तो सही है कि मरुस्थल में जो पानी की एक ही स्रोत हो और उस पर कोई नियंत्रण कर ले, तो ऐसा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि पानी के बिना लोग मर जाएंगे। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है ना, उसमें मोनोपोली नहीं होगी। परंतु नोजिक इसका समर्थन करता है, इसका तो विरोध करता है, परंतु इसका समर्थन करता है कि दवाई पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण हो और वह दवाई दूसरे के पास हो ही नहीं, उस दवाई की ऐसी दवाई जो किसी लाइलाज बीमारी का इलाज करती है। तो नोजिक यहाँ कह रहा है कि ऐसी बीमारी जिसकी दवा एक व्यक्ति रखता है उस पर वो नियंत्रण रखता है तो वो न्यायपूर्ण है। वो न्यायपूर्ण नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वह रोगी है, रोगी को दवाई रोगी को मिलनी है, तो अगर रोगी को दवाई नहीं मिलेगी तो वैसे ही मर जाएगा। तो वो कह रहा है कि उसको तो वैसे ही मर जाना चाहिए, जो असाध्य बीमारी से ग्रसित है उसको तो वैसे ही मर जाना चाहिए, वो जिंदा रहकर करेगा क्या? क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर रॉबर्ट नोजिक का समर्थन कर रहे हैं। अपंग लोगों को या काने लूले लंगड़े ऐसे जो लोग हैं, बूढ़े बच्चे, उनको जीने का हक नहीं है। जो कमाना हक किसका है? जो मेहनत करके पैसा कमाए उसका तो हक है, आपका हक नहीं है।
रोल्स का ये सिद्धांत मानता है हक और अधिकार उसी का है जो काम करता है। अगर मैंने मेहनत और ईमानदारी से संपत्ति को अर्जित किया तो अब मेरी इच्छा है मैं किसी को दूं या नहीं दूं। मेरे पास रोटी है और अमुक व्यक्ति रोटी से भूख से तड़प रहा है, मैं दूं नहीं दूं मेरी इच्छा, भले वो मर जाए क्योंकि वो रोटी कमा नहीं सकता तो मर ही जाए ना, क्योंकि वो राज्य पर बोझ है, उसका ये मानना है। तो ऐसे लोगों को तो यहाँ तक कि नौजी की स्पेशल कह रहे हैं कि अगर कोई भिखारी भीख मांग रहा है जो कमा नहीं सकता तो ऐसे भिखारियों को गोली से भून देना चाहिए राज्य को, क्योंकि वो रोज सड़कों पर आते हैं भीख मांगते। क्यों मांगते भीख? वो कमाए और खाएं। तो जो कह रहे हैं कि अगर कमा कर खाना तो कमा कर खाएं, मेहनत करके खाओ, आपको राज्य नहीं देगा। राज्य फ्री में कुछ नहीं देगा, राज्य देगा या व्यक्ति देगा जब उसकी इच्छा हो। मेरी इच्छा हो तो मैं रोटी दूं, मेरी इच्छा नहीं तो नहीं दूंगा रोटी, मर जाओ आप। तो इसलिए पानी के लिए तो कहता है मरुस्थल में पानी की बात, परंतु उस दवाई पर नियंत्रण की बात कहता है जिस दवाई को लेने से आप जिंदा रह जाओगे, पर आप बचने की और मरने की बात करें जिंदा रह जाओगे, ऐसी दवाई को वो नहीं दे तो भी न्याय है कि साहब जड़ी बूटी करें, अमृत की जड़ी बूटी संजीवनी बूटी है तो उसको लाए, लक्ष्मण को खिलाए तो जिंदा रह जाए, तो ऐसी बूटी को नहीं लाने दे तो ये न्याय है, क्योंकि वो तो वैसे ही मरना है। असाध्य बीमारी से कोई ग्रसित है तो उसकी दवाई जिसके पास है वो चाहे तो उसकी कितनी भी कीमत ले सकता है और देने से भी मना कर सकता है कि नहीं दूंगा, तो नहीं दूं और वो मर जाए तो आप क्योंकि मर गया आपके कारण व्यक्ति, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत।